नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं अमेरिका से आदित्य सत्संगी जी के साथ। आदित्य जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। कनाडा पर 100% टैरिफ थोपने का इन्होंने नया एक तरीके से शिगुफा छोड़ा है। जब तक नहीं लगा थे मैं तो इसको शिगुफा ही कहूंगा, क्योंकि अब ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप का तौर तरीका क्या है किसी को प्रेशराइज करने का और झुकाने का। पहले धमकी दो, प्रेशर बनाओ, और उसके बाद उतना लगाओ ना लगाओ ये बाद की बात है, पर इसी से झुकाने की कोशिश करो। तो ये चल क्या रहा है एक्चुअल में अमेरिका और कनाडा के बीच में, और ऊंट किस करवट जाकर के बैठेगा? देखिए क्या है कि आपको एंग्लो सैक्सन्स के बारे में मालूम ही है कि कोई भी एग्रीमेंट आज तक इन्होंने रखा नहीं है, ना आपस में ना दूसरों के साथ। एक भी नहीं एग्रीमेंट। 783 एग्रीमेंट साइन किए थे नेटिव अमेरिकन के साथ, आज तक पूरे नहीं किए 783। और सॉवरेंटी भी जो गारंटी की गई थी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में टू द नेटिव, वो भी आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो कनाडा के साथ तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है इनका। कनाडा के साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं है और ये दोनों कंपीटिंग है, एक ही फैमिली से आते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि बाहर की फैमिली से हैं। तो यूएस और कनाडा के बीच में जो तनाव देख रहे हैं, आप सोचिए कि एक परिवार के दो सदस्यों के बीच में है। दोनों ही इलीगल लैंड्स पे बैठे हुए हैं और दोनों का ही प्रायोरिटी एक ही है, कितना वो मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं दूसरे देशों से। और अगर आप पुराना इतिहास देखें, कनाडा भी कुछ कम नहीं है। भारत के अगेंस्ट कितना टेररिज्म इन्होंने किया है। अभी तो भारत के एम्बेसडर टू कनाडा ने बिल्कुल स्पष्ट सुनाया उनके न्यूज़ चैनल पे कि कनिष्का बॉम्बिंग में जो टेररिस्ट थे इधर थे। एस जयशंकर ने बोला था कनाडा को कि जो टेररिस्ट को आप लेकर आते हैं, पनाह देते हैं, उससे भारत को बहुत प्रॉब्लम है। वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो होता है आपकी कंट्री में। और इन्होंने सोचा कि ये चाइना के साथ डील साइन करेंगे कि चाइना को डील देने वाला है। कोई डील देने वाला नहीं है चाइना। चाइना नोज कि ये लोग कब बदल जाएंगे पता नहीं है, इनका बाइंग पावर नहीं है। तो चाइना विल फेवर अमेरिका मोर देन कनाडा। कनाडा के 42 मिलियन लोग हैं, पॉपुलेशन है, मतलब 4 करोड़ 2 लाख पॉपुलेशन है। तो उसमें क्या बेनिफिट किसको मिलेगा, पता नहीं किसी को। सो द पॉइंट इज कि व्हाट मार्क कार्नी इज डूइंग इज टू टीज अमेरिका। एंड में जाके पलटी मारेंगे, वापस बोलेंगे बहुत अच्छी बात होगी, दोस्ती हो गई। फिर चाइना के एग्रीमेंट का क्या होगा? तो चाइना नोज दैट ऑल दोस थिंग्स। चाइना इज वेरी स्मार्ट, हमारे जैसे ही नेगोशिएट करते हैं वो लोग भी। तो चाइना भी इनको कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। तो जो भी इन्होंने किया ट्रंप को चिढ़ाने के लिए, उल्टा क्या होने वाला है कि ट्रंप इज गोइंग टू पुट टैरिफ ऑन देम। ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया मैं 100% टैरिफ डालूंगा अगर वो डील फाइनल होगा तो। क्योंकि अमेरिका का चाइना के साथ बेटर रिलेशनशिप्स है, डीप रिलेशनशिप्स है। अमेरिका चाइना से सब कुछ खरीदता है, आज भी खरीद रहा है। तो और मिनरल सप्लाई में, रेयर अर्थ सप्लाई में तो चाइना इज द नंबर 1 पार्टनर ऑफ अमेरिका। तो ये चाइना और कनाडा का जो डील है उसका फ्यूचर मुझे कोई दिखता नहीं है, पहली बात तो, बिकॉज इस इम्प्रैक्टिकल है। और ये एक नी जर्क रिएक्शन है कि कल तो आपने सही बताया, कल आप उसकी बुराई कर रहे थे, आज सडनली अब वो उनका आपका दोस्त बने जा रहा है, विच इज अपॉर्चुनिस्टिक मेरे हिसाब से टोटली। तो ये तो उधर उनका कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। अच्छा, आपने ईयू के बारे में बात किया। ईयू का जो ईयू और अमेरिका का ट्रेड डील भी आप ऐसे ही देखिए जैसे मैंने कनाडा के बारे में बताया। इट्स द सेम पीपल नेगोशिएटिंग विद ईच अदर। तो इसलिए जो अभी अनबन है, अभी अभी ईयू जो है भारत को यूज कर रहा है लेवरेज। वी आर हैविंग मदर ऑफ डील्स विद इंडिया बट यू डू नॉट हैव इट। वापस टीज कर रहे हैं वो अमेरिका को। और ट्रंप उसमें क्या करने वाले हैं? ट्रंप उसमें टैरिफ बढ़ाने वाले हैं ईयू के ऊपर। और ट्रंप उसके ऊपर अभी उन्होंने ग्रीनलैंड तो लिया ही है, ऑलमोस्ट डन डील है वो। और तो दिस विल ऑल्सो एंड अप इन ए लॉन्ग रन में देखेंगे 2 साल के बाद आप सडनली देखेंगे यू एंड अमेरिका विल ऑल्सो साइन अ डील। इमीडिएटली नहीं, 2 साल के बाद आप देखेंगे। तो दीज आर ऑल इंटरनल मैटर्स और वो बाकी देशों को देखना है कि कैसे वो प्रायोरिटाइज करते हैं इन दोनों के बीच में। बिकॉज अमेरिका और ईयू कहीं ना कहीं तो किसी भी इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क में बंधे हुए हैं, बाकी देश नहीं है। जिस तरह का फ्रीडम ईयू के लोग एंजॉय करते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे,
वो दूसरे देश नहीं करते। लेट्स बी रियलिस्टिक ओवर देयर कि सारा का सारा जो एंटायर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईयू इज रन ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स, अमेरिकन क्लाउड प्रोडक्ट्स। वो लोकलाइज करते हैं फ्रेंच और भाषा में, लेकिन दे यूज अमेरिकन प्रोडक्ट्स। अगर अमेरिका जिस दिन चाहेगा उसको बंद करा सकता है, जिस दिन चाहेगा। उसने ऑलरेडी तेल की सप्लाई कटवा दी रशिया से, ऑलरेडी उसने एनर्जी पे डिपेंडेंट कर दिया। तो अमेरिका के पास बहुत सारे लेवरेजेस हैं अगेंस्ट ईयू, बहुत सारे। और आपने जो यूके के साथ जो है, देखिए यूके का क्या है कि कियर स्टारमर जो है डजंट रिप्रेजेंट द होल ऑफ यूके। और अभी उन्होंने डिगो गार्सिया में ही टर्न बैक। डिगो गार्सिया का कंफर्म डील था मॉरिशस के साथ, उसको टर्न बैक कर लिया उन्होंने सडनली ड्यू टू अमेरिकन प्रेशर। तो यूके में जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया अमेरिका को, रिकॉग्नाइज करें। एक बात तो सच है कि आईएसएएफ फोर्स जो थी अफगानिस्तान में, जो यूरोपियन पार्टनर्स की थी, उसने बहुत बलिदान दिए हैं वहां पर, बट दे वर ऑलवेज इन द सपोर्ट फंक्शन, नॉट इन द मेन फंक्शन। उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हु वेंट टू अफगानिस्तान फॉर व्हाट पर्पस। अमेरिका गया था उसामा बिन लादेन को हंट करने के लिए, and to extract minerals from Afghanistan, to keep a check on Russia, to keep a check on China, to keep a check on India। ये अमेरिका का पर्पस था वहां पे जाने का। सो वो क्लासिकल रशियन स्ट्रेटेजी थी। इन्होंने बुलवाया एक तरीके से तालिबान के थ्रू, और तालिबान को अटैक करने के लिए बोला, एंड इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ 911, वो जो 7 नेशन थ्योरी थी, हमको जो 7 नेशन कंट्रोल करने हैं, टू कंट्रोल ईरान, इसको डिस्ट्रॉय करना है, इराक को डिस्ट्रॉय करना है। सो ऑल दो स्ट्रेटेजीज वर अमेरिकन। तो अमेरिका को तो लीड लेना ही चाहिए था वहां पे, लीड तो उसी का था। एवरीवन वर एल्स वाज सपोर्टिंग इट। तो यूके पीएम इज राइट कि यस दे सपोर्टेड हिम, व्हिच वाज अमेरिकन प्रोजेक्ट नॉट यूरोपियन वॉर। उन्होंने सपोर्ट किया। और ट्रम्प का भी गलत है बोलना कि उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया, बिकॉज देयर सोल्जर्स डाइड ओवर देयर। ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर्स मरे थे, यूरोपियन नेशन के सोल्जर्स मरे थे, बट फॉर व्हाट पर्पस? अगेन ट्रम्प को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इट वाज टू सपोर्ट अमेरिकन ट्रूप्स, टू शो सॉलिडारिटी इन अफगानिस्तान। और बिल्कुल अल्टीमेटली तो सबका गोल एक ही था, टू लूट अफगानिस्तान। ईरान में जो कुछ होने जा रहा है या होने वाला है, और जिस तरीके से ये मलक्का जल डमरू मध्य से ईरान की तरफ इनका अमेरिका का जंगी बेड़ा बढ़ रहा है, पहुंचने ही वाला होगा, पहुंच भी गया होगा। और जो एक वातावरण बना हुआ है वो तो आदित्य जी ऐसा है कि जैसे अब ईरान की फाइनली घेराबंदी अमेरिका कर रहा है। ये तो वो है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हालात अमेरिका की अर्थव्यवस्था के हैं, बार बार ये बात बताई जाती है कि 30+ ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी, लेकिन जो कर्ज है वो 38 ट्रिलियन डॉलर। तो अगर एक कहीं युद्ध छेड़ता है अमेरिका, देखिए आप किसी देश के राष्ट्रपति को एयरलिफ्ट करके ले आए, वो एक अलग बात है। वहां तो हींग लगी ना फिट करी। तो जो करना था वो कर भी लिया, पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं हुआ, कर्जा भी नहीं बढ़ा। लेकिन ईरान तो आपके गले में घलने वाला है। ईरान तो वैसा है नहीं जैसा आपने सोचा कि मादुरा का देश जो है वो कुछ, और वहां मैनेज भी कर लिया था, बताते हैं नीचे से ऊपर तक सबको पैसे वैसे खिला करके मैनेज कर लिया था। इसलिए वहां की 1 लाख सेना भी हाथ पर हाथ रख के बैठी रही और इन्होंने ऑपरेशन पूरा कर लिया। लेकिन ईरान में तो ऐसे हालात नहीं है। तो ईरान में क्या हाथ जलाना चाहेंगे ट्रम्प? देखिए क्या है कि पोस्टरिंग है सारा, ये सब पोस्टरिंग है। बट ये बात सच है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और वन मोर एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, 2 कैरियर ग्रुप्स आर देयर पोजीशन। एक रेड सी में है और एक इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में। तो दोनों जगह 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स कभी अकेले नहीं जाते। उनके साथ डिस्ट्रॉयर्स भी होते हैं, उनके साथ फ्रिगेट्स भी होते हैं, सबमरीन्स भी होती हैं, उनका खुद का मरीन कम्बैटेंट भी होते हैं कि जो लैंड कर सकें, एम्फीबियस वॉरफेयर कर सकें। तो
इट्स ए साइजेबल फोर्स किसी भी तरह से देखा जाए तो। टोटल 200 फाइटर प्लेन्स के साथ प्लस उनके जो ग्राउंड बेस्ड एसेट्स हैं जैसे कि बहरीन में है और बाकी देशों में है, ऑल आर कतर में एक्टिवेटेड। भी दूसरी कई कतर में जगह है, है, कतर तो बहुत कतर बड़ा में है। है, अभी जॉर्डन में है, इजराइल में है। सो ऑल दीज, सीरिया में भी, सीरिया से तो उनको बाहर निकाल दिया गया है इस समय, सीरिया और इराक में नहीं है इस समय, कोई बेस नहीं है दोनों में। तो इसीलिए उनको एयरक्राफ्ट कैरियर लाने पड़े बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर बेसिस इन सीरिया एंड इराक। तो जॉर्डन में तो है उनके, सऊदी अरेबिया में ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, बहरीन ने मना कर दिया टू यूज़ देयर स्पेस फॉर एनीथिंग। तो इसलिए उनको सारा फाइट करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बेसिस पे। इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे उनको लैंड एक्सेस ना हो, दे कैन डू दैट। तो अभी इसराइल की पूरी सिक्योरिटी इस समय एयरक्राफ्ट कैरियर से की जा रही है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं, कोई भी मिसाइल जो ईरान से फायर होगी वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जो एयर रडार्स हैं उससे वो उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो इंटेंट है, प्रेशर उन्होंने बनाया है और ट्रूप्स उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 22,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं टू अटैक। अब ईरान के पास जो ट्रूप्स हैं वो मिलियंस में जाते हैं। वो सिर्फ ये तो फिजिकल ह्यूमंस की बात हो गई, प्लस उनके मिसाइल्स जो हैं, लोग एस्टिमेट करते हैं कि मिनिमम उनके पास 1 से 2 लाख ड्रोन्स प्लस मिसाइल्स हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। वाइड रेंज है 1 से 2 लाख, बट ऐसा लोग बोलते हैं। और ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, बहुत सारे हैं। अप्रॉक्सीमेटली लोग समझ सकते हैं कि उनके पास 40 से 50 हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी विच दे कैन यूज एट एनी मोमेंट नाउ, और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो ईरान इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड और उन्होंने ऑलरेडी धमकी भी दी है कि वी आर गोइंग टू अटैक ऑल एयरक्राफ्ट कैरियर्स विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी यूजिंग आवर मिसाइल्स। और ईरान के इनके पास जो खुद के बेस सेटल इनके जो बेस है उनको भी हम निशाना बनाएंगे, जहां जहां बेस है खड़ी में। यस, और ईरान के पास खुद के सैटेलाइट्स भी हैं, नस्र 1, नस्र 2, उन्होंने 2 अभी लॉन्च किए थे रिसेंटली। तो दे आर हैविंग ए फुल विजन ऑफ द एंटायर स्पेस। और आपने देखा होगा उन्होंने इंडिया को बहुत थैंक यू भी किया है कि इंडिया ने उनके एक यूएन रेजोल्यूशन उनके अगेंस्ट पास हुआ था, इंडिया ने वोट नो किया वहाँ पे स्ट्रेट अवे। तो और भारत का भी चाबहार पोर्ट भी है वहाँ पे, बाय द वे। जो लोगों ने गलत न्यूज़ फैलाई थी कि चाबहार पोर्ट भारत ने वापस दे दिया है, नहीं, इट इज़ फुल्ली एक्टिव। अभी रिसेंटली वहाँ भारत ने कुछ और सप्लाईज भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये पोस्चरिंग है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर युद्ध होता भी है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक वेनेजुएला, इट विल बी ईरान का की तरफ से रिटेलिएशन विल बी वेरी सिवियर। पिछले रिटेलिएशन में 9 दिन में इसराइल बैठ गया था, इस बार के रिटेलिएशन में शायद अमेरिकन ट्रूप्स पर भी, अमेरिकन कैरियर्स पर भी कुछ करें। अब ये मुझे पता नहीं है कि शायद अमेरिका ने बैक एंड डील की है ईरान के साथ कि हम ये पोस्चरिंग करने वाले हैं, आप हम पर अटैक मत करना, हम आपके किसी जंजर एरिया में अटैक कर देंगे। अमेरिका कुछ भी कर सकता है आजकल, जैसे पिछली बार किया था न्यूक्लियर अटैक के लिए, न्यूक्लियर स्पेस पे। सो ये जो जी पोजीशनिंग है वो पूरी अटैक की पोजीशनिंग है, और ईरान की तरफ से भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आ गए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि जहाँ भी अमेरिका फेस करेगा किसी ब्राउन लोगों के साथ रिटेलिएशन, वो वहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि उसकी पूरी इज्जत जो है मिट जाएगी अगर वो वहाँ पे फेल होता है। तो इसलिए ये पोस्चरिंग मुझे ज़्यादा लग रही है, और शायद ट्रंप इसमें कोई डील निकाल दें वहाँ पे, जहाँ पे जिस तरह उन्होंने पिछली बार किया था कि मैं आपके न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करूँगा, आप हमारे कतर की किसी जगह पे अटैक कर देना, एंड वी बोथ विल बी इक्वल, ये बोला था, उनका स्टेटमेंट थे ये। यस, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इट विल एंड अप इन सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वॉर के लिए अमेरिका भी रेडी नहीं है, ना इजराइल रेडी है इस समय। क्योंकि इजराइल को पता है कि उसका क्षेत्रफल झेल नहीं पाएगा अगर ईरान की मिसाइलें उड़नी शुरू हो गई तो। अभी इजराइल का एक बयान में कहीं देख रहा था कि हम 600-700 मिसाइल तो मतलब झेल लेंगे, उनका तो मुकाबला कर लेंगे, लेकिन उसके पास तो लाखों की संख्या में है भाई।
हजारों लाखों की की संख्या। संख्या में। हाँ, तो वो अगर अपनी पर आ गया तो वो तो तबाह करके रख देगा इजराइल को। देखिए, ईरान ने पिछले युद्ध में 39,000 ड्रोन्स भेजे थे, 39,000 ये इजराइल के ऊपर। और पीपल एस्टिमेट कि 1000 से प्लस मिसाइल्स भेजी थी, कुछ बैलिस्टिक थी, कुछ रॉकेट्स थे, एंड देवर 10 to 15 हाइपरसोनिक थी, जो सारी हिट करी, सारा उन्होंने क्रॉस किया, ऑल इजरायली डिफेंसेस वर कोलैप्स्ड। और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर सिटिंग डक इन फ्रंट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो इसलिए देयर इज नो डिफेंस फॉर अमेरिकन्स, अगर अनलेस दे आर यूजिंग सम अदर एनर्जी वेपन्स और सम अदर वेपन्स दे आर यूजिंग, तो वो सब यूज करेंगे अमेरिकन। अमेरिकन सारे वेपन्स यूज करते हैं हमेशा, जो भी होता है उनके पास। तो मुझे ये स्टेलमेट लगता है, आई थिंक चेकमेट के टाइप का है। तो आई थिंक ये नेगोशिएशन पे जाएगा, लेकिन पाकिस्तान इसमें बहुत पिटेगा। बाय द वे, पाकिस्तान इसमें बहुत पिटने वाला है, बिकॉज ईरान ने ऑलरेडी उनको मार्क किया हुआ है। तो ईरान माइट अटैक अमेरिकन बेसिस इन बलूचिस्तान, वो उनके लिए वैलिड टारगेट है। और अमेरिका डजंट केयर अगर पाकिस्तान में कोई बेस जाता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये गाजा पीस बोर्ड को जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहां साइन किए और जिस तरीके से वो बार बार ट्रंप की तरफ झुक करके फोटो पोज दे रहा था और एक मजाक का परिहास का कारण बना कि नजदीकी दिखाने की कोशिश कर रहा है ट्रंप से। ट्रंप तो यूज एंड थ्रो वाली नीति अपनाता है और ट्रंप की जगह कोई भी होगा अमेरिका का राष्ट्रपति, वो यही नीति अपनाएगा। उनका कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपसे कोई प्यार का रिश्ता है, मतलब का रिश्ता होता है। आपको यूज करेंगे, आपको धक्का मार करके बाहर निकाल देंगे। लेकिन उधर पाकिस्तान में भी मुसीबतें बढ़ रही हैं अब शहबाज शरीफ की। बहुत चालाकी के साथ आसिम मुनीर ने तो कहीं सिग्नेचर किए नहीं है, तो प्रधानमंत्री के सिग्नेचर करवा दिए हैं कि अगर कुछ विरोध होता है, विद्रोह होता है, तो फिर ये झेले ना, फौज बची रहे। तो ये क्या खेल चल रहा है? और जिस तरह के देश उनके सामने खड़े हुए हैं, मुझे तो लगता है सारा मजबूरी का मामला है ये, कि जिनके कान उमेड़ सकता है अमेरिका, वो बेचारे सिर झुका करके खड़े हो गए। जिनको ये लगता है कि हमें क्या जरूरत है इसकी चापलूसी करने की, अमेरिका की या ट्रंप की, वो तन करके खड़े हुए हैं। जिनको निमंत्रण भेजा शामिल होने के लिए वो भी नहीं गए, ना रूस गया, ना चीन गया, ना भारत गया। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ पीस ये रियल एस्टेट डील है, इसमें कोई कोई सिस्टम भी नहीं है। ट्रंप उसमें प्रेसिडेंट भी रहने वाले हैं आजीवन, उसके बाद ट्रंप की मर्जी से जो लिख कर जाएंगे वही होगा। ऐसे कोई इंटरनेशनल ऑर्डर तो नहीं बनता है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भारत जैसे लोग थोड़ी ज्वाइन करेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि मुकेश अंबानी कोई बोर्ड बनाना चाहिए, बोलना चाहिए ट्रंप उसमें आ जाओ, ये भी बोर्ड ऑफ पीस है, तो वो इक्वल हो जाएगा। बिकॉज आई डोंट थिंक सो एनीबडी टेक सीरियसली बोर्ड ऑफ पीस को। अमेरिकन भी सीरियसली नहीं ले रहे बाय द वे। अगर ऐसा बात होती तो अमेरिकन मीडिया में भी डिस्कशन होता, अमेरिकन मीडिया में कोई डिस्कशन ही नहीं है इस बारे में। इसका मतलब ये है कि व्हाइट हाउस से एक डायरेक्टिव गया है अमेरिकन मीडिया को कि दिस इज ओनली फॉर द अदर कंट्रीज, नॉट फॉर अमेरिका। और बोर्ड ऑफ पीस में 13 मुस्लिम कंट्रीज हैं इस समय, 9 क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज में क्या कॉमन रिलेशनशिप है मुझे दिखता नहीं, अदर देन मुस्लिम कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन क्रिश्चियन कंट्रीज फॉर एड, एंड प्लस मुस्लिम कंट्रीज विल कंटिन्यू टू हेट देम आल्सो। तो इसमें ये बोर्ड ऑफ पीस जो है प्रपोजल ऑलरेडी फेल हो चुका है। और जो भी वहाँ पैसा देगा, जैसे अभी $22 बिलियन आ जाएगा, क्योंकि ट्रंप तो पहले पैसा लेंगे बाद में बात होगी, तो उसमें कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, जिसको जिसको देख रहा होगा रशिया, और रशिया कंट्रोल्स दोस कंट्रीज वेरी वेल, वेरी स्ट्रांगली। तो रशिया ने भी हाँ बोला होगा, हाँ दे दो, आप दे दो, आप वहाँ जुड़ जाना, बताना हमको क्या क्या चल रहा है अंदर। तो दिस इज ए, मेरे हिसाब से तो डिप्लोमेटिक फेलियर है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के लिए, कि उनका प्रेसिडेंट जो बोल रहा है उस पर कोई भी देश सीरियसली उसको ले नहीं रहा है। तो ये दिखाता भी है कि अमेरिका की स्टैंडिंग अप क्या रह गई है दुनिया में। और यूरोपियन कंट्रीज में आप देखें, हंगरी जुड़ा है। अब हंगरी जो है ये वही कंट्री है जिसने यूक्रेन वॉर को बहुत अपोज किया था, और हंगरी वही कंट्री है जिसने इजराइल को अपोज किया था।
ना इसमें इजराइल है, ना इसमें रशिया है, ना इसमें कोई भी नहीं है। तो इट इज़ जस्ट ए रियल एस्टेट डील। और जो भी इधर पैसा देगा, और पाकिस्तान पैसा देके जाने वाला नहीं है, पैसा पाकिस्तान विल बी ए पार्टिसिपेटिंग फाउंडिंग मेंबर, उसको वो टाइटल चाहिए, पैसा नहीं देना है। तो पीपल हु गिव $1 billion आर परमानेंट मेंबर्स, पीपल कंट्रीज हु डू नॉट गिव $1 billion आर नॉट परमानेंट मेंबर्स। तो इट इज़ ए, आप सोच लीजिए रियल एस्टेट का डील है, और इसमें सारी ट्रम्प कंपनीज को, स्टीव विटकॉफ को, और वो लोग इस पैसे से क्या क्या करने वाले हैं आप सोच सकते हैं। वो अपने ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, और क्या पहुंचेगा गाजा में, क्या पहुंचेगा, और क्या इजराइल गाजा को बनने देगा? दिस इज अनदर क्वेश्चन। गाजा को बनने ही नहीं देगा इजराइल जब तक कि एवरी सिंगल गाजा गोज टू द सोमाली लैंड, जो उसने अभी एग्रीमेंट किया है, रिकॉग्नाइज किया है। तो वंस दैट हैपेंस, देन दिस विल कम इनटू इफेक्ट। क्या मुस्लिम कंट्रीज चुप रहेंगी वहां पे? दीज आर द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। क्या सऊदी अरेबिया तो एग्री नहीं करेगा कि सारे गाजन्स खाली हो जाए, और कोई कतर भी एग्री नहीं करेगा कि सारे गाजन सोमाली लैंड में चले जाएं। दैट्स द होल पॉइंट। वो तो एग्रीमेंट किया इजराइल ने सोमाली लैंड के साथ कि आप सारे पैलेस्टीनियन को लोगे। तो ये प्लान, फिर इसके बाद क्या वेस्ट एशिया, वेस्ट बैंक में क्या होगा? वहां पे तो अभी भी 2 मिलियन लोग हैं, उसका क्या होगा? तो आप क्या 4 मिलियन पैलेस्टीन को निकाल के सोमाली लैंड भेजने वाले हो? कैन दे अब्सॉर्ब इट? ये क्वेश्चन है फिर। तो और मुझे इसलिए लगता है कि इसके जरिए अब ट्रम्प गाजा पर कब्जा भी करना चाहते हैं, वहां प्रॉपर्टी अपनी बना करके। और जो जिन्होंने इनके चुनाव में इनको मदद दी होगी, उन सारे बिल्डर्स और बड़ी बड़ी मोटी आसामियों को कह रहे होंगे कि जाओ बेटा, अब खुल करके खेलो वहां पर। वैसे वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, वहाँ पे ऑलिव्स वगैरह बहुत अच्छे उगते हैं। सो ये बिल्कुल भी ये इंटरनेशनल, अगर आप रिलेशंस में देखें, दिस प्रोजेक्ट इज एन इंसल्ट टू द एंटायर वेस्ट एशिया। और ये पूरा, ये क्या अरबी देश थी, सऊदी अरेबिया तो बहुत ही गरीब देश है। सऊदी अरेबिया की पावर्टी जो है आप सबको मालूम ही है कि व्हाट इज द एक्चुअल नंबर्स, पेपर्स या जो भी देख लें, बट आउटसाइड रियाद इज अ जंगल, वो रेगिस्तान ही है पूरा। तो विल दिस हेल्प सऊदी अरेबिया? विल दिस प्रोजेक्ट हेल्प सऊदी अरेबिया? ये क्वेश्चन एमबीएस को पूछना पड़ेगा अपने आप से। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे। ये तो बस ये बता देता है कि सऊदी अरेबिया विल बी इवेंचुअली एक्वायर्ड बाय इजराइल, ये बता देता है। सो आई थिंक ये प्रोजेक्ट जो है मे बी 1 साल के बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तब तक जिन्होंने पैसा दिया है उन सबको अपना पैसा भूल जाना चाहिए। जो स्कॉट बेसेंट का एक बयान आया है वित्त मंत्री का, कि भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया था, 25% जो रसिया से तेल खरीदने पर अतिरिक्त लगाया था, इसको अमेरिका वापस ले सकता है, क्योंकि भारत ने अब रूस से ईंधन खरीदना कम कर दिया है। मैं तो आंकड़े देख रहा था, सर्च कर रहा था कि नवंबर दिसंबर में हमने कितना खरीदा है, और अभी जनवरी में कितना खरीदा है, और ये खरीद फरवरी में और बढ़ने जा रही है। तो ठीक है, कुछ प्रतिशत कम हुआ है जनवरी में, लेकिन जनवरी में कम होने की वजह भी आदित्य जी ये है कि वहां क्रूड ऑयल के दाम रूस ने बढ़ाए हैं। बढ़ाए। जितनी रियायत नवंबर दिसंबर में मिल रही थी, वो जनवरी में नहीं मिली। तो भारत की जो कंपनियां हैं, उन्होंने जनवरी में, क्योंकि वहां दाम बढ़ गए थे, तो उन्होंने कम ऑर्डर दिए कि हम महंगा क्यों खरीदें, जब थोड़ा और रियायत मिलेगी तब खरीदेंगे। तो क्या अमेरिका नहीं जानता इन चीजों को कि ये कम ज्यादा क्यों हो रहा है, या एक ये परसेप्शन ही क्रिएट करना है कि चूंकि हम प्रेशर बना रहे हैं इसलिए इंडिया कम खरीद रहा है, और अब हम 25% टैरिफ कम कर देंगे? तो क्या बहाने ढूंढ रहा है अमेरिका टैरिफ कम करने के अब? जो स्कॉट बेसेंट है और नवारो है और उनके तीसरे लटनिक, ये सब लोग अनइन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट्स देते हैं। अनइन्फॉर्म्ड मतलब इनके कोई भी स्टेटमेंट्स आप देखेंगे, दे आर नॉट बैक्ड बाय एविडेंस। तो ये लोग सिर्फ प्रोजेक्शंस करते हैं, नरेशंस करते हैं, बट दे डोंट गिव यू द एक्चुअल फैक्चुअल फिगर, उनको पता ही नहीं होती। और भारत के ऊपर तो इनको इतनी कम इंफॉर्मेशन है
कि they can't even speak correctly few sentences also on India. तो इनकी बातों पे, इनके बयानों पे तो हमको बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, बिकॉज इनके बयान जो होंगे ये कब बदलेंगे इनको खुद को ही पता नहीं है। तो इसलिए वी आर लुकिंग एट ए, हमको वी हैव टू स्टार्ट इग्नोरिंग देम। ऐसे मीडिया के लिए तो अच्छा होता है इनको बात करना, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट इग्नोरिंग देम। इनको ये भी नहीं पता कि अमेरिका में क्या चल रहा है। दे डोंट नो, दे डोंट वांट टू टेल द पीपल कि आज रिजर्व करेंसी का स्टेटस 40% लेस है यूसेज में। दे डोंट वांट टू टेल अमेरिकन पीपल, दे डोंट वांट टू टेल अमेरिकन पीपल कि बैंक्स के अंदर पैसा नहीं है, कल को प्रॉब्लम हो सकता है बैंक से पैसा निकालने के लिए भी। और जून 2025 तक दे डोंट इवन नो कि जून 2025 तक द अमेरिकन इंसॉल्वेंसी विल इंक्रीज ओवर द अमेरिकन सॉल्वेंसी, द रेशियो। सो इंसॉल्वेंट हो जाएगा अमेरिका जून तक, इनको ये भी पता नहीं है। तो डोमेस्टिक पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है यहाँ पे किसी पे। और फिस्कल पॉलिसीज में अगर आप देखें कि द स्टेट्स जो जहाँ पे ये लोग रूल कर रहे हैं, जहाँ पे स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल बैंकरप्ट लिटरली। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर कमेंटिंग ऑन, मतलब कि जो भारत के साथ जो एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन है कि क्रूड ऑयल पे जो कमेंट कर रहे हैं कि रशिया से खरीदना बंद कर दिया है, एक्चुअली दे डोंट वांट टू टेल द अमेरिकन पीपल द ट्रूथ, कुछ बताते नहीं है। सो आई थिंक इसको, इनके स्टेटमेंट्स को इग्नोर ही करना पड़ेगा आज से। और जो ये कह रहे हैं कि 25% टैरिफ कम कर सकते हैं, तो क्या बहाना ढूंढ रहे हैं कम करने का? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। मोदी जी तो बात कर नहीं रहे हैं, पीयूष गोयल भी बात नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल बात करता है बीच बीच में जब इनको जरूरत पड़ती है। इधर ईयू से हमारा एफटीए होने वाला है 27 जनवरी को, वो बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। अभी तो 136 अरब डॉलर का व्यापार है ईयू के साथ में 27 देश जो है, और इसके 200 से लेकर के 250 अरब डॉलर तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे में भारत ने तो अपना काम कर लिया है, जितना नुकसान हो सकता था अमेरिका से वो अमेरिका ने कर दिया, लेकिन अब तो उसकी पूर्ति कर ली है भारत ने, रास्ते तलाश कर लिए हैं। तो भारत बहुत ज्यादा कोई इनके सामने अनुनय विनय तो कर नहीं रहा है कि आप प्लीज टैरिफ वापस ले लो, नहीं तो हमारा जो है एक्सपोर्ट बर्बाद हो जाएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्या अब इनको समझ में आ रहा है कि भारत को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, और धमकियां दे करके जहां चाहे वहां नहीं बुला सकते साइन करने के लिए, इसलिए अब बहाने तलाश कर रहे हैं कि भाई अब जो हो गया वो हो गया, रिश्ते सुधारे जाएं। एक्चुअली इस समय जो आप देख रहे थे, अब्राहम लिंकन जब पास कर रहा था भारत के सदर्न कोस्ट से, मैं क्यों इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके सारे ट्रांसपॉन्डर्स रीच नहीं कर पा रहे थे भारतीय कोस्ट की तरफ कहीं पर भी। तो एक ब्लैंकेट था पूरा, तो मतलब भारत को वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, जबकि इतने स्ट्रांग है कि वहाँ वो अरेबियन सी से ईरान को का एयर स्पेस मैनेज कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू गेज थ्रू इंडिया। ये भारत का डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है। और ये बात मुझे जो पता लगी, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक छोटा सा मुझे नोट भेजा कि दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, ऐसा उन्होंने बोला। जैसे जैसे प्राइवेट जो होते हैं ना, एफसीसी कंप्लायंट रेडियो ऑपरेटर्स एंड ऑल दिस पीपल, दैट्स व्हाट दे सेड। तो क्योंकि कोई भी नेवल बेड़ा कहीं पे भी जाता है, दे चेक द नेवल प्रिपेयर्डनेस ऑफ एनी कंट्री, वो उनका एक जनरल प्रोसीजर होता है। सो भारत से उनको मिलिट्री की से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। वो जानते हैं कि वो भारत से मिलिट्री पंगा नहीं ले सकते। दैट्स नंबर वन। अगर ले सकते होते, दे वुड हैव डन निक्सन अगेन भारत के विरुद्ध। तो इसलिए अब ओनली लेवरेज बचा है नेगोशिएशन। और इसलिए आप देखेंगे कि ईयू एफटीए जो डील जो ईयू यूज करेगा लेवरेज अगेंस्ट यूएसए, अब वो अमेरिका के पास कोई भी ऐसा लेवरेज नहीं बचा है अदर देन टू सरेंडर। जैसे उन्होंने बोला था, आप चाबार पे आप ट्रेड करेंगे, ईरानियन तेल लेंगे तो आपके 25% और लगाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला था, स्टेटमेंट दिया था। भारत तो चाबार में छोड़ा ही नहीं। भारत ने अभी पिछले महीने ही वहाँ पे और इक्विपमेंट्स वहाँ भेजे कुछ और काम करने के लिए।
तो बिल्कुल इसलिए दे हैव नो अदर लेवरेज लेफ्ट नाउ अगेंस्ट इंडिया। तो आप देखेंगे कि दे विल सरेंडर और दे विल कम बैक ऑन इंडियन टर्म्स, मुझे ऐसा दिखता है, क्योंकि विदाउट इंडिया अमेरिकन इकोनॉमी विल कोलैप्स। अमेरिकन को लगता है कि भाई वो इंडिया को मेंटेन कर रहे हैं, अमेरिकन को जनरली ये लगता है कि इंडिया उनकी बदौलत चल रहा है। इफ दे डोंट गिव ऑर्डर्स टू इंडिया देन इंडिया विल डाई हंगर, ये सोचते हैं अमेरिकन। तो कहीं ना कहीं भारत को, एक तो पहली बात तो सारी अपनी लॉबिस्ट एजेंसीज अमेरिका में फायर कर देनी चाहिए, उनको नो यूज, क्योंकि अभी डायरेक्ट मीडिया में भारत हैज टू टेल द अमेरिकन पीपल दैट योर गवर्नमेंट इज रॉन्ग, और तब जाके बात शुरू हो जाएगी इनसे, क्योंकि समवेयर समबडी हैज टू से समथिंग जिससे एक्सपोज हो अपनी पब्लिक के सामने। बिल्कुल सही बात है। कुछ कुछ सांसदों की लॉबी तो वहां काम कर रही है, उन्होंने तो कुछ सवाल शायद उठाए भी हैं। देखिए अमेरिकन सांसद सारे बिके हुए होते हैं, आप इनको $75 की कॉफी से खरीद सकते हैं, कोई गिफ्ट देके खरीद सकते हैं, $5 की कॉफी से खरीद सकते हैं। सो अमेरिकन सांसदों की कोई सुनता नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज ऑल पावरफुल, जो उसकी कैबिनेट होगी दैट विल बी द मोस्ट पावरफुल। सांसद जो है बोलते हैं, अपनी राय देते हैं, उनसे गवर्नमेंट नहीं चलती, गवर्नमेंट कैन एनी डे रिजेक्ट इट। तो विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन जो ये 4-5 जो लोग हैं इनके जो चला रहे हैं ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर द कॉन्फिडेंटेस ऑफ ट्रम्प, वो ट्रम्प के इनर कोटरी के मेंबर्स हैं। तो इन ये लोग कोई भी किसी भी सांसद का सुनने वाले नहीं है। सो भारत को अपनी अप्रोच बड़ी डायरेक्ट रखनी पड़ेगी, डायरेक्टली टू द अमेरिकन पीपल, एंड देन इट इज गोइंग टू वर्क आउट थ्रू प्रॉपर मीडिया चैनल्स और व्हाटएवर इट इज। सही है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अगर वाकई अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आदित्य जी का चैनल है सत्तोलॉजी, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।